हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। ठीक, तो इससे पहले मैं बेसिकली आप लोग को ओवरव्यू देना चाहूँगा। ठीक, ओवरव्यू इन द सेंस कि बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एनाटॉमी है वो कुछ इस तरह से अरेंज, उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि वो इस तरह से अरेंज्ड है ना, तभी रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स काम कर पाते हैं। मैं आपको अब बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लो ये हमारा लंग है। ठीक, तो लंग्स की कुछ वॉल्यूम होगी। ठीक है, लंग्स के अंदर कुछ एयर की वॉल्यूम होगी। ठीक, अब अगर मैं ये बोलूं कि ये रहा आपका स्टर्नम। ठीक, और पीछे से मान लो इस तरह से ये स्टर्नम है और पीछे से वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, और ये हमारे क्या कहते हैं रिब्स हैं। ठीक, तो बेसिकली ये हमारा रिब केज है। ठीक, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली अगर लंग्स की अगर वी वॉल्यूम है लंग्स के अंदर, ठीक, तो मैं अगर लंग्स को बाहर निकाल दूं, रिब केज से बाहर निकाल लूं और सिर्फ लंग्स हैं यहाँ पे अब। ठीक, तो मुझे ये बताओ ये लंग की वॉल्यूम कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। मान लो चेस्ट केज के अंदर, चेस्ट वॉल के अंदर है लंग्स। ठीक, अब मैं लंग्स को बॉडी से बाहर निकाल के यहाँ रखना चाह रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ लंग्स की वॉल्यूम बाहर आने पर छोटी हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो जाहिर बात है मैं आपको इस क्वेश्चन से ये समझाना चाह रहा हूँ कि लंग्स को जब मैं चेस्ट वॉल कैविटी से बाहर निकालूंगा या बॉडी से बाहर निकालूंगा तो उसकी जो वॉल्यूम होगी वो कम हो जाएगी। ये वाला लंग छोटा होगा। अगर इस लंग को मैं बॉडी से बाहर निकालूं तो ये लंग छोटा हो जाएगा। ठीक, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लंग्स को जब मैंने बाहर निकाला बॉडी से तो चेस्ट वॉल का क्या होगा। चेस्ट वॉल का मान लो डायमीटर है डी। ठीक, अब अगर मैं लंग्स को निकाल देता हूं बॉडी से तो जो चेस्ट वॉल होगी वो छोटी रहेगी या बढ़ जाएगी या न्यूट्रल रहेगी। मेरा क्वेश्चन ये है। तो लंग्स को बॉडी से निकालने के बाद चेस्ट केज जो होता है उसकी जो डायमीटर होगी वो बढ़ जाएगी लंग्स निकालने के बाद। ठीक है, तो ये मैं आपको ये दो बेसिक चीज इसलिए समझाना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लंग्स की प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं और रिब केज के अंदर भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, वो बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज, जब लंग्स को बाहर निकाला तो लंग्स की वॉल्यूम कम हो गई, लंग्स श्रिंक हो गए जब बॉडी से बाहर निकाला। ऐसा क्यों? क्योंकि लंग्स के पास जो लंग्स का पैरेन्काइमा होता है उनमें बहुत सारा कोलेजन होता है, प्रोटीन्स होते हैं जो इलास्टिन होते हैं, तो लंग्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं ये। ठीक है, तो लंग्स के अंदर जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है लंग्स की पैरेन्काइमा की वो है इलास्टिसिटी। ठीक, तो इलास्टिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उसी तरह से रिब केज, अब रिब केज में से लंग्स निकाल देना, रिब केज का साइज बड़ा हो जाना, ये क्यों हुआ? तो इसका आंसर छिपा हुआ है मेम्ब्रेन्स में। तो बेसिकली लंग्स के ऊपर एक स्पेशल मेम्ब्रेन चिपकी होती है। ठीक, तो जो लंग्स के साथ चिपकी होती है मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं पराइटल प्लूरा। ठीक, और एक मेम्ब्रेन होती है जो चेस्ट वॉल से चिपकी होती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये गलत बता दिया मैंने, ये जो लंग्स के साथ जो मेम्ब्रेन चिपकी होती है उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा। ठीक, और जो रिब केज के साथ मेम्ब्रेन चिपकी होती है उसको बोलते हैं पराइटल प्लूरा। अब ये मेम्ब्रेन्स जो हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है।
अगर मैं यहाँ पे आपको, ये हमारी है पैराइटल प्लूरा और ये है मेरी विसरल प्लूरा, ठीक। तो बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस बोलो या प्लूरल कैविटी बोलो, ठीक। इसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है कि अगर मैं दो ग्लास स्लाइड्स लूँ, ठीक है, ग्लास स्लाइड्स ली मैंने, एक पे पानी लगा दिया और दूसरे पे पानी लगा दिया, अब मैंने इनको चिपका दिया। तो जब ग्लास स्लाइड्स वेट होती हैं और आप उनको चिपका दो तो उनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, वो भी एक दूसरे से कुछ इसी तरह से चिपकी हुई हैं प्लूरल फ्लूइड के थ्रू। दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड है और ये दोनों मेम्ब्रेन्स ऐसे अटैच्ड है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड बीच में है ना, तो इट वर्क्स एज अ वैक्यूम। इसका मतलब बीच में एयर टाइट है, ठीक, लेकिन फ्लूइड प्रेजेंट है। दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, बीच में फ्लूइड है। तो जब भी मैं एक मेम्ब्रेन को दूर करने की कोशिश करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये इसके साथ भागा चला आएगा। इसका मतलब दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं विसरल प्लूरा को इधर खींचूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ खींचता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन की वजह से आपका जो चेस्ट केज है, जो रिब केज है, जब लंग्स मैंने निकाल दिए, ठीक, तो जो अटैचमेंट था प्लूरास का वो अलग हो गया। तो वो अलग हुआ तो उस वजह से रिब केज बाहर रिलैक्स हो गया। मुझे समझाना ये है आपको कि ये जो मेम्ब्रेन्स है, इन मेम्ब्रेन्स की वजह से लंग, एक तो विसरल प्लूरा हो गया जो लंग से अटैच्ड है, और एक होता है पैराइटल प्लूरा जो रिब केज से अटैच्ड है। अब बीच में प्लूरल फ्लूइड की वजह से ये दोनों फ्लूइड्स अटैच्ड है, ठीक। तो एक तरह से टेंशन फोर्स क्रिएट होता है कि रिब केज लंग्स को बाहर खींचने की कोशिश करता है, ठीक, और लंग्स रिब केज को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लंग्स इलास्टिक मटेरियल होते हैं, ठीक, उनमें इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज जो इलास्टिक चीज है उसको अगर मैं खींचने की कोशिश करूं तो अगेंस्ट द फोर्स, रेजिस्टेंट टू फोर्स, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रेजिस्टेंट फोर्स क्रिएट होगा जिसको रिकॉइल बोलेंगे, कि उसे वो अपने न्यूट्रल पोजीशन पर या इनिशियल स्टेट में ला सके। उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, वो रिकॉइल को इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लंग्स है, लंग्स के अंदर रिकॉइलिंग पावर होती है। तो लंग्स को बड़ा करके रिब केज में कौन रखता है? रिब केज रखता है। रिब केज बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ओवरऑल बॉडी में लंग्स छोटे, ज्यादा बड़े प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू ओरिजिनल साइज, क्योंकि जो प्लूरल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होता है और पैराइटल, प्लूरल मेम्ब्रेन विसरल जो है और पैराइटल जो है, तो पैराइटल जो मेम्ब्रेन है वो चेस्ट वॉल से अटैच्ड है, तो चेस्ट वॉल बाहर की तरफ जाना चाहती है। तो एक तरह से मैंने चेस्ट वॉल को छोटा कर दिया और लंग्स को बड़ा कर दिया और दोनों को कंबाइन कर दिया प्लूरल मेम्ब्रेन से। इस तरह से ये बॉडी का अरेंजमेंट है, ठीक। तो ओरिजिनली लंग्स ऑलवेज वॉल्यूम में थोड़े बड़े होते हैं जब बॉडी के अंदर होते हैं। बॉडी से बाहर निकालो तो लंग्स श्रिंक हो जाते हैं रिकॉइल की वजह से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन में, साइज में, ना लंग्स प्रेजेंट है, ना चेस्ट कैविटी, ना चेस्ट वॉल रिब केज प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। दोनों का अरेंजमेंट इस तरह से है और वो अरेंजमेंट पॉसिबल प्लूरल मेम्ब्रेन्स की वजह से हुआ है। तो आपको बेसिकली ये फंडा समझ में आ गया कि लंग का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है जब बॉडी के अंदर है, वो इस वजह से क्योंकि चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ जाना चाहती है, और चेस्ट वॉल थोड़ा सा अंदर की तरफ रिट्रैक्टेड है इस वजह से क्योंकि लंग्स अंदर की तरफ खींचना चाह रहे हैं, और ये दोनों कम्युनिकेट मेम्ब्रेन्स के थ्रू कर रहे हैं, ठीक। तो अब हम आगे देखते हैं कि लंग के वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज अब हम लोग समझेंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक, लंग्स है और चेस्ट वॉल है, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ एक लंग बनाया है, ठीक। तो आप अगर ध्यान से देखोगे कि जो ये चेस्ट वॉल के साथ ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, इसको पैराइटल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक। पैराइटल वर्ड का मतलब होता है बाहर, यहाँ पे लिख देते हैं पैराइटल मतलब आउटवर्ड, कोई स्ट्रक्चर एक्सटर्नल प्रेजेंट हो, ठीक। और विसरल मतलब होता है, विसरल वर्ड का मतलब बेसिकली होता है ऑर्गन, ठीक। तो विसरल बेसिकली इनवर्ड या फिर इंटरनली प्रेजेंट होगा, ठीक। तो जो पैराइटल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगी और प्लूरल मेम्ब्रेन। अब मुझे ये बताओ चेस्ट वॉल जाना कहाँ चाहती है? इसका ओरिजिनल स्टेट जो बाहर की तरफ फोर्स था, मैंने आपको बताया था कि दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो चेस्ट वॉल बाहर की तरफ जाना चाहता है, ठीक, और लंग्स अंदर रिकॉइल करना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, और चेस्ट वॉल
इधर भी प्रेजेंट होगी, ठीक, ये फोर्सेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे एक ओवरऑल एल्वियोलाई का एक फिगर बना रहा हूँ कि ये एल्वियोलाई सारे एल्वियोलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो ये चीज हो गई कि ये जो फोर्सेस है ना, अल्टीमेटली इस लंग को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको लंग का वॉल्यूम थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है फिजियोलॉजिकल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में ब्रीथ नहीं भी कर रहे हो, जब आप स्टैटिक हो तो आपका लंग्स थोड़ा सा इन्फ्लेटेड होता है, उसके अंदर हवा प्रेजेंट होती है हल्की सी, ठीक है। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि चेस्ट वॉल बाहर जाना चाहता है, तो इस वजह से लंग्स को थोड़ा सा ओपन रखता है, तो एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं करे, ताकि एल्वियोलाई खुला रहे थोड़ा सा। एल्वियोलाई कोलैप्स ना करने के और भी फैक्टर्स होते हैं, सरफेस टेंशन, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें बस एक मैकेनिकली ओवरऑल जो ग्रॉस पिक्चर है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एल्वियोलाई इस वजह से खुला भी रहेगा, सारे एल्वियोलाई पेटेंट मतलब ओपन रहेंगे इस वजह से, क्योंकि चेस्ट वॉल बाहर जाना चाहती है, अपने साथ लंग्स भी खींच रही है। अब जो चेस्ट वॉल का फोर्स बाहर की तरफ है वो कम्युनिकेट लंग्स को कैसे कर रहा है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। तो हमें ये मालूम है कि बाहर मान लो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 760 mmHg भी होता है, ठीक। तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में है, तो इसके अंदर भी 180, ठीक है। अब मैं अलग अलग वॉल्यूम्स की बात करूंगा यहाँ पे, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि वॉल्यूम जब भी लिखा जाएगा तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एक एंटिटी है, ठीक है, एक एक वॉल्यूम है, मतलब एक चीज है। और जब भी कैपेसिटी लिखा जाएगा तो टू मोर देन और इक्वल टू टू एंटिटीज, एंटिटी लिखो या फिर वॉल्यूम्स लिखो, ठीक है। तो ये बेसिक फंडे हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको मान लो ये लंग्स है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि लंग्स को हमेशा पेटेंट रख रही है चेस्ट वॉल, ठीक है, बाहर की तरफ आउटवर्ड फोर्सेस के थ्रू। तो इस वजह से अंदर जो हवा होगी वो हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर की प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मान लो वो इतनी हवा है, ठीक। अब मैं आपको बोलूं ब्रीथ इन करने के लिए, तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने चेस्ट वॉल के मसल्स के थ्रू जो इंस्पिरेटरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और चेस्ट वॉल की जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। और बेसिक फंडा ये होता है, ये थोड़ा फिजिक्स का है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और लॉजिकली भी यही है। अगर आप थोड़ा इंट्यूटिव हो तो आप ये समझ जाओगे कि कोई भी चीज़ की आप वॉल्यूम बढ़ा दो तो अंदर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और वॉल्यूम कम कर दो तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो इस फंडे पर जब भी मैं ब्रीद इन करूंगा तो चेस्ट वॉल की साइज बढ़ेगी, ठीक, चेस्ट वॉल की कैपेसिटी बढ़ेगी तो लंग्स को भी अपने साथ खींचेगी, तो लंग्स को खींचेगी तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ेगी। तो मान लो इतनी थी, ब्रीद इन करने के बाद इतनी हो गई, तो इनिशियली तो इतनी थी, जब ब्रीद इन किया मैंने तो ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसमें ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूं कि ब्रीद आउट करो, तो जब ब्रीद आउट करोगे ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स थी, इंस्पिरेटरी मसल्स थी, वो रिलैक्स करेंगी और चेस्ट कैविटी रिट्रैक्ट करेगी, और रिट्रैक्ट करेगी तो वॉल्यूम कैविटी की कम हो जाएगी और प्रेशर लंग्स में बढ़ जाएगा, तो हवा बाहर आ जाएगी लंग्स से, तो जो एक्स्ट्रा हवा अंदर ली थी वही हवा बाहर चली जाएगी। तो अब हमें ये चीज समझ में आ गई कि कुछ हवा हमेशा, पहली बात तो ये हो गई कि कुछ हवा हमेशा एल्वियोलाई के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उस हवा को हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। आप उस हवा को कभी लंग्स से बाहर निकाल ही नहीं सकते, आप चाहे कितनी भी कोशिश, हाउ हार्ड एवर यू ट्राई, यू कैन नॉट टेक द रेजिडुअल वॉल्यूम आउट ऑफ योर लंग्स। और वो इस वजह से है क्योंकि मैंने आपको ये समझा रखा है कि चेस्ट वॉल इज ऑलवेज ट्राइंग टू ओपन अप, मतलब रिपेल आउट, मतलब उसका न्यूट्रल पोजीशन ही बड़ा है, ओरिजिनल साइज चेस्ट कैविटी की बड़ी है, मैंने उसको अंदर लाके लंग्स से अटैच कर दिया, तो लंग्स उसे बाहर नहीं जाने दे रहे कैविटी को, चेस्ट वॉल को, ठीक है। तो इस वजह से फोर्सेस लंग्स को हमेशा ओपन रखते हैं, तो अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम एयर की हमेशा रहेगी और उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। जो ब्रीद इन करके मैंने अंदर एक्स्ट्रा वॉल्यूम ली उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी नॉर्मल इंस्पिरेशन हो, फिर
एक्सपायर किया पर्सन ने, फिर एक्सपायरेशन से फिर इंस्पिरेशन किया। तो ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स बार बार ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, ये कुछ नहीं है, ये टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, अब ध्यान दो, टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये एक अपने आप में एक एंटिटीज है। ठीक है, अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम्स जब देखेंगे तो उनके नाम में कैपेसिटी आ जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं।